आज की वीडियो में हम लोग डी ब्रॉगली मैटर वेव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेटा इसके पहले हम लोगों ने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन देखा था कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था कि लाइट तो पहले वेव थी ही, बाद में क्या है प्लैंक ने लाइट को एज ए फोटोन कंसीडर किया कि लाइट फोटोन से मिलके बनी हुई है, और फिर लाइट के डुअल नेचर को लेकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। ठीक है ना। अब अगर लाइट डुअल नेचर रख सकते, लाइट तो रियल में क्या है, वास्तव में लाइट वेव है, लेकिन लाइट के पास कुछ पार्टिकल के नेचर आ जाते हैं। जैसे लाइट हैज़ मोमेंटम, लाइट डिस्क्रीटनेस होती है, उसमें जो फोटॉन्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। तो ये मोमेंटम और ये डिस्क्रीटनेस, ये दोनों जो है पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी लाइट के पास आ जाती है, तो कहते हैं कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। वो मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था फोटोन को लेकर के। अब अगर डी ब्रॉगली का एक कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली 1924 में उसने कहा कि अगर लाइट डुअल नेचर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल, तो पार्टिकल भी क्या होगा, डुअल नेचर होगा, कि जो पार्टिकल तो है ही वो, और वेव का नेचर भी उसमें होगा। तो पार्टिकल हैज़ डुअल नेचर, वन इज द पार्टिकल जो कि है वो, और अदर इज द वेव नेचर, लाइट की तरह। तो जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी उसको लेके चला कि मैटर के बारे में, कि मैटर क्या है। पहली बात, सबसे पहले उसने बोला कि पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, इसकी जो होल एनर्जी है, टोटल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड है। पूरे की पूरी होल यूनिवर्स की जो एनर्जी है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो कि लाइट है, हीट है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कुछ पार्ट उसमें क्या है, एनर्जी हमारी वहाँ पर है, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो मैटर में इंक्लूड है। द होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना। पूरी की पूरी जो बिग बैंग के टाइम में जो पूरी की पूरी एनर्जी सामने आई थी, वो एनर्जी दो पार्ट में, होल जो एनर्जी है यूनिवर्स की दो पार्ट में डिवाइड हुई। कुछ एनर्जी तो मैटर को बनाने में चली गई, और कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में हमको दिखाई पड़ती है। तो ये इसकी हाइपोथेसिस थी पहली। और दूसरी क्या थी कि द नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है। ठीक है ना। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइट के पास डुअल नेचर है, लाइट है क्या वास्तव में, वेव है, लेकिन वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, वैसे पार्टिकल भी क्या है, द एज द रेडिएशन हैज गॉट डुअल नेचर, मैटर शुड ऑल्सो डुअल नेचर। ठीक है ना। मैटर के पास भी क्या है, डुअल नेचर होना चाहिए। तो द नेचर लव सिमेट्री एज द रेडिएशन हैड गॉट डुअल नेचर, मैटर शुड ऑल्सो पॉजेस डुअल नेचर। ठीक है ना। तो मैटर के पास भी क्या है, डुअल नेचर की बात उसने की कि मैटर भी क्या है, मैटर तो पार्टिकल है ही, और वेव की तरह भी वो बिहेव करता है। इसके लिए क्या किया उसने, डी ब्रॉगली ने अब दो इक्वेशन लिया, और एक उस टाइम पर जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैलकुलेट करने के लिए प्लैंक का इक्वेशन था कि जो फोटोन की एनर्जी का कैलकुलेशन है, E इज इक्वल टू एच न्यू। इस एनर्जी के फॉर्मूले को लिया डी ब्रॉगली ने, और साथ में E इज इक्वल टू mc², मास एनर्जी रिलेशन जो अल्बर्ट आइंस्टीन का था। तो इस फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन E इज इक्वल टू mc² से आप मैटर की एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो और चाहे वो मैटर हो, किसी की भी एनर्जी का कैलकुलेशन हम E इज इक्वल टू mc² से कर सकते हैं। और ये क्या है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, तो उस केस में ये प्लैंक के एनर्जी का इक्वेशन आइंस्टीन के एनर्जी के इक्वेशन के बराबर होगा, क्योंकि जिस एनर्जी को ये कैलकुलेट करेगा, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को अगर इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग।
तो वास्तव में ये दोनों जो एनर्जी का इक्वेशन है वो एक ही है। ठीक है बेटा जी। तो क्या किया डी ब्रोगली ने, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, है ना बेटा जी। इन्होंने क्या कहा कि प्लैंक और आइंस्टीन के इक्वेशन को इन्होंने इक्वेट कर दिया। इन्होंने कहा कि एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू, ठीक है ना, और एम सी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन न्यू है आपका। तो यहाँ से क्या होगा, एक सी से कट जाएगा बेटा जी, ये m इंटू सी इज इक्वल टू क्या है, h अपॉन लैम्डा, और ये मास इंटू वेलोसिटी, ये फोटोन का मोमेंटम है, ये क्या है, फोटोन का मोमेंटम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ये p क्या है, p इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है ना, और ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है बेटा जी, ये है ना। अब इन्होंने अब ये जो है कि फोटोन का मोमेंटम निकाल दिया। वास्तव में ये क्या, कौन सा नेचर देता है, ये देता है पार्टिकल नेचर। ये कैसा नेचर होता है, ये है पार्टिकल ने, क्योंकि मोमेंटम किसका नेचर है, पार्टिकल का नेचर है, और वेवलेंथ किसका नेचर है, ये है वेव नेचर। तो डी ब्रोगली ने कहा कि भाई ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। मतलब अगर फोटोन के पास मोमेंटम है तो वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और उसके पास वेवलेंथ है तो वेव नेचर शो कर रहा है। इसलिए क्या है कि फोटोन हैज डुअल नेचर, और फोटोन की वेवलेंथ किससे निकालेंगे हम, लैम्डा इक्वल टू, तो यहां से उसने कहा कि अगर फोटोन की वेवलेंथ निकालनी हमको हो तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम पी, h अपॉन पी। तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये। ठीक है बेटा जी। अब आप समझ लीजिए कि जो P आपने लिखा है मोमेंटम ऑफ फोटोन है। अब डी ब्रोगली ने कहा कि जिस तरीके से मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम से आप फोटोन के वेवलेंथ के बारे में सोच पा रहे हो, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, लाइट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर इसी फॉर्मूले को हम पार्टिकल पे रख देते हैं, मैटर पे रख के कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैटर के पास भी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो अगर कोई मैटर है जिसके पास कितना है, मास कितना है, m है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, अगर v है, तो इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, क्योंकि अगर पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम m इंटू वी होगा। m इंटू वी होगा, पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास मास होगा, उसके पास वेलोसिटी है, तो मोमेंटम ये होगा। तो उस पार्टिकल का वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव लैम्डा क्या होगा, h अपॉन उसका मोमेंटम p, यानी h अपॉन m इंटू वी। ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। तो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल h अपॉन m इंटू वी। जैसे फोटोन की वेवलेंथ आप निकालते हो h अपॉन पी, हाँ, जब फोटोन की वेवलेंथ निकालोगे तो h अपॉन पी, यहाँ पर m इंटू सी नहीं करोगे, क्योंकि फोटोन के मास के बारे में आप क्या है, कुछ कह नहीं सकते हो। इसलिए फोटोन के मास के बारे में हम बात नहीं करते हैं कि फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है,
काइनेटिक मास को आप कैलकुलेशन की बात कर सकते हो, बट आप उसको यहाँ पर रख नहीं सकते हो। जब भी यहाँ पर क्या है, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है, क्या है, मोमेंटम ऑफ ये फोटोन है। अच्छा, मोमेंटम ऑफ फोटोन का कैलकुलेशन कैसे होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम फोटोन की जो एनर्जी होगी HE अपॉन क्या होगा, C होगा ये। तो अगर आपको फोटोन का मोमेंटम दिया हुआ है तो फोटोन के मोमेंटम के लिए फोटोन के मास का होना जरूरी नहीं है। एनर्जी से भी क्या है, फोटोन की एनर्जी से भी हम फोटोन के मोमेंटम को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई मास पार्टिकल है तो सिंपल जो क्लासिकल थियरी कहती है, अगर मास पार्टिकल है उसके पास वेलोसिटी v है तो उसके पास मोमेंटम m इंटू वी होगा। तब आपने यहां क्या कर दिया, m इंटू वी रख दिया। ये जो है वेवलेंथ किसके लिए आ गया, पार्टिकल के लिए है। और इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो कि अब क्या हो गया कि यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैटर हैं, सारे के सारे मैटर अगर उनके पास स्पीड है, अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनके पास अपनी वेवलेंथ होगी। ये बोला डी ब्रॉगली ने कि होल यूनिवर्स बिहेव एज अ वेव एंड मैटर बोथ, मैटर भी है और क्या है, वेव है। हाँ, तो ये तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ हो गई। अब आप हमसे पूछ सकते हो सर कि आप बताइए कि अगर जैसे मान लो कि आप ऐसे सपोज कर लिया, अब बेटा आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपसे कहें कि मान लो एक यहाँ पर एक बैट्समैन है, उसके हाथ में बैट है, ठीक है ना, एक बॉलर है, उसने बॉल को थ्रो किया और ये जो बॉल है, इस बॉल का मास मान लो 1 kg है और इस बॉल की जो स्पीड है मान लो कितनी है, v है। जब इसने इस बॉल को थ्रो किया और इसने इसको हिट किया, मान लो इसने बॉल को हिट किया, बॉल लीजिए उधर निकल गई, ठीक है ना। आप बताइए कि जब बॉल का मास 1 kg है, इसकी स्पीड आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, ले लिया, तो ये बॉल जब इसके पास आएगी, इसको हिट करेगा, तो अगर ये बॉल, क्या इस बॉल के पास जो ये बॉल है, क्या ये बॉल वेव की तरह बिहेव कर सकती है कि नहीं, क्योंकि बॉल के पास मास भी है और उसके पास वेलोसिटी भी है, तो उसके पास वेवलेंथ भी होगी। तो अगर ये बॉल इस बैट्समैन के पास जाए और ये बैट्समैन इस बॉल को एज ए वेव की तरह देखे, जो उसका वेव नेचर है, अगर इस बैट्समैन को वो दिखाई पड़ेगा तो कभी भी ये बैट्समैन इस बॉल को हिट ही नहीं कर पाएगा। वेव का मतलब क्या है, एक ही टाइम पे उसको कई बॉल्स दिखाई पड़ेंगी। अगर वास्तव में ये जो है, ये जो बैट्समैन है, ये बॉल के वेव नेचर को देखना शुरू कर दे, क्योंकि वेव नेचर तो होगा और पार्टिकल नेचर भी है, और वेव दोनों है ना, क्योंकि बॉल पार्टिकल भी है और वेव भी है। पार्टिकल है, उसके पास मोमेंटम है, नो प्रॉब्लम, हो तो आप समझ गए हो। लेकिन क्या इस पार्टिकल का, इस बॉल के पास वेवलेंथ है कि नहीं है? तो अगर इस बॉल के पास वेवलेंथ है तो इसका मतलब इसके पास ये वेव है। और अगर ये वेव की तरह इसको, अब ये किस नेचर को देखेगा, बॉल के किस नेचर को, पार्टिकल नेचर को देखेगा या वेव नेचर को देखेगा? तो वास्तव में जो बैट्समैन है बॉल को देखता है वो पार्टिकल नेचर में देखता है, बॉल के वेव नेचर को वो समझ नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉल ने क्या है, बॉल वेव की तरह बिहेव ही नहीं कर रही है। बॉल वेव लेंथ बॉल के अंदर है, लेकिन वो नेचर उसका नहीं दिख रहा है बैट्समैन को, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है। कैसे दिखाते हैं बेटा जी? मान लो अगर हम बॉल की वेवलेंथ निकालना चाहे, वेवलेंथ निकाल कर ही तो बताएंगे ना वेव नेचर में है। वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये वेव ऐसे गई, यहाँ तक आई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ है ना, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पर अगर हम बॉल की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, तो कहोगे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h/m इंटू वी। कितना है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है ना।
ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है अपॉन क्या है, बॉल का मास कितना है 1 kg, 1 इंटू स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। जिसको हमने कैलकुलेट किया क्या आ गया 6.63 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। ये देख रहे हो, ये जो वेवलेंथ आई 6.63 इंटू 10⁻⁻35 मीटर आ गई। इस वेवलेंथ की कल्पना कर सकते हो कितनी छोटी है ये -35 है, मतलब बहुत ही छोटी है ना। अब ये इतनी छोटी है कि इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारे यूनिवर्स में जो मैटर है जो हमें दिखाई पड़ता है, वो पार्टिकल नेचर में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके पास क्या है, एक मीनिंगफुल साइज है। वो जो पार्टिकल है ना, उसके पास एक मीनिंगफुल साइज है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है इतना कम होती है कि वो हमें ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या दिखता है, इस बॉल का पार्टिकल नेचर ही दिखता है। इसीलिए हम बॉल को एक ही जगह क्या है देखते हैं और उसको हिट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे नेचर में, जो हमारी आम लाइफ में जो भी मैटर है, वो सब पार्टिकल नेचर में हमें दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए रोड है, ये रोड है, इधर से मान लो, ये इधर से कार मान लो आ रही है, ठीक है ना, ये कार आपकी तरफ आ रही है और आप यहाँ खड़े हो, और अगर ये कार वेव की तरह बिहेव करेगी तो ये कार एक ही टाइम में हर जगह होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ, तो आप भाग ही नहीं पाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि कार आपके सामने आ रही है, उसका वेव नेचर आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक ही कार क्या है, पूरे रोड पे आपको दिखाई पड़ेगी, हर जगह दिखाई पड़ेगी आपको, तो वेव की तरह होगा। तो फिर आप क्या है, आपका चलना हो जाएगा मुश्किल, बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है कि कुदरत ने इस तरीके से हमारे यूनिवर्स को बनाया है कि जिससे क्या है कि हमारी लाइफ यहाँ पर सस्टेन कर सके प्रॉपर तरीके से, कि हमें पार्टिकल नेचर ही दिखाई पड़े और वेव नेचर बहुत ही कम होता है, क्योंकि मास ज़्यादा होता है तो वेव नेचर क्या होता है, तुम्हारा कम होता है। ठीक है बेटा जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टिकल की साइज बड़ी है तो वहाँ पर वेव नेचर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर यही बात हम कर लेते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसके बारे में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। मान लो ये तो तुम्हारा पहला एग्जाम्पल हो गया था। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा फटाफट। क्या, अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी स्पीड मान लो कितना है, v इज इक्वल टू कितना, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 10 नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है कि 10⁻5 10⁻6 के ऑर्डर में आती है, लेकिन फिर भी हमने मान लिया फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मास होगा कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg ऐसे। अब इसके अगर ये मूव कर रहा है तो ये वेव बनाएगा बेटा जी, वेवलेंथ होगी इसकी, लेकिन वो वेवलेंथ आपकी डोमिनेंट होगी या नहीं होगी, इसको चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, आप कहोगे सर H अपॉन क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो H कितना आता है बेटा जी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होगा, अपॉन वेलोसिटी m कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो गया, इंटू ये हो गया 10, है ना। तो यहाँ पर अगर 10 हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना आपका, ये +1 हो जाएगा ना, ये 10 यहाँ हो जाएगा, इससे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30, ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -4। तो ये किस ऑर्डर में आएगा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर में आ गया, है ना। कैलकुलेट कर लेना आप लोग डिवाइड करके, मैंने सिर्फ पावर को किया है कैलकुलेट। तो 10⁻³ - 4 ये मीनिंगफुल वेवलेंथ है। ये क्या है, मीटर पर सेकंड है ना, तो आप तो मिलीमीटर में आएगा ये, तो ये मीनिंगफुल वेवलेंथ है। तो ये कहा गया कि अगर जो वेवलेंथ कैलकुलेट की जा रही है उस वेवलेंथ की साइज अगर ऑब्जेक्ट की साइज के कंपेरेबल है ना, तब तो वेव नेचर वहाँ पर दिखाई पड़ेगा और वेव नेचर का इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो बॉल लिया था, इस बॉल की साइज जो है ना 10⁻⁻35 मीटर के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी है बॉल की साइज, और ये बहुत ही छोटा है, ये वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, इसकी साइज क्या है, वेवलेंथ रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी है। इसलिए ये वेवलेंथ यहाँ पर इस बॉल के केस में हमें इस वेव का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देता बॉल के केस में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के केस में वेवलेंथ मीनिंगफुल आती है, मिलीमीटर में आ जाती है, सेंटीमीटर में आ जाती है। तो वहाँ से क्या है
वहाँ से आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या है, वेवलेंथ डोमिनेट करने लगती है और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है एक्ट एज अ वेव, तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा और वहाँ पर क्या है, और वेव नेचर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि प्रैक्टिकली वेव नेचर को भी देखा गया, लेकिन बहुत ही फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर वेव नेचर क्या है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन जब एटम में रिवॉल्व करता है ना, एटम में, तो वेव होता है, वो वेव की तरह बिहेव करता है वो। ठीक है ना बेटा जी। तो ये सब चीज़ें डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोलना चाहता था। तो अब ये जो मेन आपका फार्मूला था, क्या था कि लैम्डा किसके लिए था, ये मैटर के लिए था या पार्टिकल के, लैम्डा मैटर लिख लेना यहाँ पर, लैम्डा मैटर इज इक्वल टू क्या, H/m/v था। ये मेन फार्मूला आपका है, इसको मैं अलग अलग फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट क्या करोगे कि अगर बॉडी का क्या है, अगर बॉडी का मास क्या है, बड़ा होगा तो वेवलेंथ छोटी होगी, है ना। दूसरा क्या होगा बेटा जी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी क्या आगे वेवलेंथ आपकी छोटी होगी, है ना। अगर मास को आपने फिक्स कर दिया तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो जो ये जो मैटर, वेवलेंथ ऑफ मैटर होता है ना, मैटर, ये लैम्डा मैटर, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये चार्ज क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि मैटर का चार्ज होना जरूरी है, सिंपल मैटर अगर है वो, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो अनचार्ज हो, अगर वो मैटर है तो उसमें वेवलेंथ आएगी। ठीक है ना। ये मैटर है, याद रखना। बहुत बार पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के केस में मैटर वेव होगी कि न्यूट्रॉन के केस में होगी कि प्रोटॉन के केस में होगी, तो आप कहोगे हर केस में होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे वो मास ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कार हो, कोई भी पार्टिकल है अगर मैटर है वो, तो पक्का है कि वहाँ पर वेव बनेगी। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझते हो। चार्ज इंडिपेंडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ये लैम्डा जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। चौथा पॉइंट क्या होगा इसका, ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो डी ब्रॉगली वेव है, जो मैटर बना रहा है, जो डी ब्रॉगली मैटर वेव है, जो डी ब्रॉगली मैटर वेव है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो चार्ज पर डिपेंड करती है, क्योंकि चार्ज जब क्या है, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है। ये क्या है, डिपेंड ऑन क्या होता है ये, चार्ज, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होगा, ठीक है बेटा जी, वही क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसीलिए जो डी ब्रॉगली मैटर वेव है, कौन सी वेव, डी ब्रॉगली मैटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन चार्ज, और एक्सरेड चार्ज पार्टिकल ही ईएम वेव बनाता है, जबकि डी ब्रॉगली वेव चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। जो फिफ्थ पॉइंट है उसको भी नोट कर लो तुम लोग। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा जी, अगर वेलोसिटी जीरो है तो ये इंप्लाई करेगा जो लैम्डा मैटर होगा, मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी वो भी क्या होगी, वो होगी आपकी अनडिफाइंड। ये सच ए वेव कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, ऐसी वेव आपको विजुअलाइज नहीं कर सकते हो आप। 10 मैटर वेव आर एसोसिएटेड, कह सकते हो कि 10 जो मैटर वेव होती है, मैटर वेव्स आर व्हाट, एसोसिएटेड ओनली with
मूविंग पार्टिकल, मूविंग मैटर, जो मैटर मूव कर रहा है वहीं पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात की जाती है, जो रेस्ट में है वहां पर नहीं की जाती है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात को आप समझ पाए। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको मैंने पॉइंट आउट किया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ थी उसमें कौन कौन से पॉइंट थे। ठीक है ना। अब बेटा देखो, यहाँ पर हमने फोटोन और मास पार्टिकल, इनको थोड़ा सा हमने डिफ्रेंशिएट करने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे इनको समझोगे कि फोटोन क्या है, फोटोन की वेवलेंथ, एनर्जी, मास, इन सब के बारे में अगर चर्चा हम करना चाहते हैं, मास तो होता नहीं है फिर भी क्या है, अगर हम सोचना चाहते तो कैसे सोचेंगे। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी पहली बात कि जब आप बात करते हो फोटोन की, तो फोटोन की बात करते हो तो सबसे पहला इसमें आता है, अगर दोनों की बात करें तो फोटोन के पास वेवलेंथ आपको पता होती है, फोटोन की वेवलेंथ आपको पता होती है, तो मोमेंटम आप निकालते हो, तो फोटोन का जो मोमेंटम होता है पी इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है ना। ये फोटोन का मोमेंटम है और ये फोटोन की वेवलेंथ है ना। अगर यहाँ भी बात करें कि पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, तो पार्टिकल का मोमेंटम भी यही होता है जो है ये पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है। ठीक है ना। लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, लैम्डा इक्वल टू लिखते हैं एच अपॉन पी लिखते हैं, और ये लिखते हैं एच अपॉन एम भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा लिखा, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी लिखा, क्योंकि फोटोन के केस में आपको वेवलेंथ मालूम होती है तो मोमेंटम आप कैलकुलेट करते हो कि फोटोन वास्तव में क्या, फोटोन के पास वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ से उसके मोमेंटम की कल्पना करते हो आप। और जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के पास क्या है, मोमेंटम है। जो हमारा मास पार्टिकल है उसके पास रियल में क्या है, मोमेंटम है। उस मोमेंटम से उसके वेवलेंथ की कल्पना करते हो आप। इसलिए दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम निकाले, फोटोन में मोमेंटम निकालते हैं लैम्डा की हेल्प से, और पार्टिकल में लैम्डा निकालते हैं मोमेंटम की हेल्प से, क्योंकि फोटोन के पास जो रियल प्रॉपर्टी क्या है, लैम्डा की है, और पार्टिकल के पास रियल प्रॉपर्टी क्या है, मोमेंटम की है। ठीक है ना। और एच अपॉन एम वी की बात, एम इंटू वी की बात करते हैं। एम आपका जो एम है ना, एम आपका जो है मास ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है ना। वास्तव में यही है, तो आपका मेन फार्मूला पढ़ना आपको यही है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको बता दें हम कि आइंस्टीन ने बोला था कि जब कोई मास पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड से मूव करेगा, जैसे मान लो ये कोई मास ऑब्जेक्ट है और जिसका रेस्ट मास, कौन सा मास, रेस्ट मास मान लो एम नॉट है, रुका हुआ है तो एम नॉट है, लेकिन जब ये चलेगा इसके पास वी स्पीड आएगी तो ये उसका मास होगा वो बदलेगा, और इसका मास जो बदलेगा वो एम को बोलेंगे काइनेटिक मास ऑफ द पार्टिकल, ये एम हो जाएगा। और इस एम को हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसा। ठीक है बेटा जी। तो बेटा मैं बोल रहा था आपसे कि ठीक है, फोटोन का मोमेंटम यहाँ से है और वेवलेंथ यहाँ से मास पार्टिकल के केस में, इन दोनों को मैंने ऐसे लिखा। यहाँ पर मैं बोल रहा था एच अपॉन एम वी, यही फार्मूला आपको यूज करना हमेशा के लिए है। ये एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, जो आपके लेवल पे है यही फार्मूला चलेगा, एच अपॉन एम वी चलेगा। लेकिन इसका रियल फार्मूला भी समझ लो, क्योंकि आइंस्टीन ने बोला था कि अगर कोई भी मास पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड से चलेगा तो उसके मास में चेंजेस आएंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पार्टिकल है, रेस्ट में है, तो उसका मास एम नॉट है, उसके पास अगर आपने वेलोसिटी वी दे दी तो उसके पास जो काइनेटिक मास होगा एम, उस काइनेटिक मास को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एम इज इक्वल टू, एम क्या है, एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी या पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। तो एम काइनेटिक मास हो गया इज इक्वल टू एम नॉट, उसका रेस्ट मास जब रेस्ट में था, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी क्या है, उसकी वेलोसिटी है। जब कोई भी मास ऑब्जेक्ट वेलोसिटी लेगा और बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी तब ये जो है मास वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, तो ये जो एम होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो वास्तव में जो लैम्डा का जो रियल फार्मूला है वेवलेंथ का, वो लैम्डा अपॉन एम, ये पूरा का पूरा एम ये लिखा जाता है, ये एम इंटू वी, जो यहाँ लिखा है हमने एम इंटू वी। तो ये आपको बहुत कम ही मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा फार्मूला इसी न्यूमेरिकल आपको इसी मिलेंगे, एच अपॉन एम वी। लेकिन वास्तव में जब आप वेवलेंथ की बात करते हो, जब लैम्डा की बात करते हो पार्टिकल
की वेवलेंथ की बात करते हो तो वास्तव में पार्टिकल बहुत तेज़ मूव करता है, बहुत फास्ट मूव करता है, तो वहाँ पर इस मास का जो वेरिएशन है वो दिखता है। इसलिए यहाँ पर आपको m के प्लेस पर आपको ये रखना पड़ता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। लेकिन डरने की बात नहीं है, इसको आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया कि रियल फार्मूला ये है, और हम बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल का मास होता है उसको यहाँ रख करके सीधे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें नहीं जाते हैं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम इसको निकालेंगे नहीं m0 v² करके, सीधे मास, अगर इलेक्ट्रॉन का मास है तो मास यहाँ रखेंगे, v रखेंगे, h रखेंगे, लैम्डा निकल के चला आएगा। तो वही अप्रॉक्सीमेटली सब सेम होता है। ये वैल्यू बहुत छोटी होती है ना, तो m और m0 लगभग बराबर होता है, इसलिए जो है कि इसका हम यूज़ कम करते हैं। ये जो बहुत ही हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होगा वहाँ उसके बाद करने लगते हैं, ठीक है ना। तो मेन फार्मूला आपका यही चलेगा। अब जैसे फोटोन की काइनेटिक एनर्जी h/λ से निकालते हैं, वैसे जो काइनेटिक एनर्जी या फोटोन की जो एनर्जी होगी h/λ होगी, वैसे पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी 1/2mv² होगी, उसके बाद वेलोसिटी v है, ठीक है बेटा जी। तो ये फोटोन के केस में था, ये पार्टिकल के केस में था, लेकिन हम वास्तव में पढ़ क्या रहे हैं, हम फोटोन के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की। तो अगर हम mv² मोमेंटम आपका h/mv आ गया, तो अगर हम वेवलेंथ को एनर्जी के टर्म में निकालें, पार्टिकल की जो वेवलेंथ है, मैटर की जो वेवलेंथ है, ये तो वेलोसिटी के टर्म में आ गई, ये वेलोसिटी है। तो अगर उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी 1/2mv²। अगर इस टर्म में निकालना चाहे, एनर्जी के टर्म में, कि अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, आपको v नहीं पता है, तो ये फार्मूला लगा नहीं पाओगे आप। तो E क्या होता है 1/2mv² होता है, तो हमने m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर दिया mv² कर दिया। इसको कर सकते हैं, इसको एनर्जी के टर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये mv क्या होता है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल p²/2m हो जाएगा एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर क्या हो जाएगा p²/2m भी लिख सकते हैं। p क्या है, उसका मोमेंटम है मैटर का, तो p² m, तो p कितना होगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा कितना लिखते हैं h/p लिखते हैं, यानी h/mv लिखते हैं। तो h/मोमेंटम आप निकाल चुके हो √2me। ये जो निकला है वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, वो इन टर्म ऑफ एनर्जी निकाले हो, नॉट वेलोसिटी। जब मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी तो इसको लगा लोगे, और जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी गई है, मास दिया गया है, तो लैम्डा h/√2me लगा लोगे। तो वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक तो वेलोसिटी से निकाल सकते हो और एक तो काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हो √2me करके, ठीक है बेटा जी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन दोनों फार्मूले को आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है बेटा जी। अच्छा अब बस ये जो एनर्जी का फार्मूला ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये h/√2me। किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर आपको दी गई है तो यहाँ पर रखो एनर्जी, लैम्डा निकल जाएगा। जैसे मान लो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, मान लीजिए जहाँ आपने पढ़ा होगा KTG में, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में 11th में पढ़ा होगा, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का टर्म तो वहीं आएगा जहाँ पर क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हीं पर तो टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2mv² = 3/2 kT होता है। ये आपको पता होगा, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात है, 3/2 kT। तो बताओ K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है गैस का। तो उस टाइम पर गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3/2 kT होगी। तो गैस मॉलिक्यूल के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है, अगर इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो पक्का है कि ये मॉलिक्यूल वेव बनाएगा, और वेव बनाएगा उस पर वेवलेंथ भी होगी। तो देखिए वेवलेंथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल h/√2m इंटू ये E है, E का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। फार्मूले में ना यहाँ ना E है ना, E बस वहीं पर क्या रखना है, 3/2 kT रखना है, 2 से 2 कट जाएगा। तो आप देखोगे 2 से 2 कटा, तो लैम्डा गैस मॉलिक्यूल = h/ क्या हो गया 3m kT, ठीक है बेटा जी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 2 कट गया, तो टेम्परेचर के टर्म में है, तो आप कहोगे लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T। ये कई बार पूछा गया है कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो किस प्रकार से आपकी वेवलेंथ कम होने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो वेवलेंथ आपकी कम होगी। तो ये रूट के हिसाब से आपका चलेगा इसका प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा जी, इसको याद रखो। अब इसके बाद ये तो चीज़ मैंने समझा दिया किस प्रकार से आप लोग गैस मॉलिक्यूल की भी जो है कि वेवलेंथ का कैलकुलेशन कर सकते हो।
अब देखो फटाफट करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम निकालना चाहते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को जो है काइनेटिक एनर्जी कौन देगा? इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी कौन देता है? इलेक्ट्रॉन हम धक्का तो देंगे नहीं इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को वास्तव में डालते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल जब डेवलप करोगे तब इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिलती है। आपने कहा यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव, यहाँ लगा दिया हमने निगेटिव, इलेक्ट्रॉन को इसमें छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, है ना, और इसके पास क्या है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर ये v वोल्ट है, अगर ये पोटेंशियल क्या डिफरेंस है बोलो यहाँ पर, ये v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और पोटेंशियल, ये होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? h/√2m इंटू ई इंटू वी। कोई भी चार्ज होगा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नहीं क्यू चार्ज है तो यहाँ क्यू रख दोगे, जो भी चार्ज आप लोगे, ठीक है ना, वो यहाँ पर रख दोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या बना बेटा जी? लैम्डा इलेक्ट्रॉन आपका बना h/√2m इंटू क्यू वी। क्यू वी का मतलब ई इंटू वी। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर कितना? 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन रूट क्या है देते हैं 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना, 2 इंटू एम इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19। वोल्ट तो आपको पता नहीं है, वोल्ट को आपने इंटू वी ही लिख दिया। सब कैलकुलेट करोगे तो जो लैम्डा आएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आएगा बेटा जी 12.27 अपॉन ये रूट वी तो रहेगा, वी तो आपको बदलोगे तो लैम्डा बदलेगा, और ये आएगा कितना? इंटू 10⁻−10 मीटर में आएगा ये सॉल्व करने के बाद। और अगर इसको कन्वर्ट कर दो तो जो लैम्डा आएगा किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का निकल के आएगा 12.27 अपॉन रूट वी, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, अगर वो v पोटेंशियल में एक्सेलरेट हो रहा है, v आपको दिया नहीं गया, जो भी v आपको देगा यहाँ पर रख करके लैम्डा वेवलेंथ तो निकाल सकते हो। आई थिंक अगर भी कोई भी चार्ज पार्टिकल ठीक है ना, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका फार्मूला आप यहाँ से निकालोगे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो सिंपल क्या रखोगे? यहाँ पर क्यू रख लोगे, सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट इसको रखोगे। ठीक है बेटा जी, ऐसे प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का भी कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो बेटा आपने जो है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना निकाला? 12.27 अपॉन √2v एंगस्ट्रॉम। ये क्या आ गया? ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की आ गई अगर वो v पोटेंशियल में एक्सेलरेट कर रहा है तो। अब प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का क्या होता है? लैम्डा प्रोटॉन क्या होगा बेटा जी? h/√2m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई इंटू वी, मास ऑफ प्रोटॉन, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन कर रहा है ना एक्सेलरेट, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होते हैं बट अपोजिट होते हैं, नो प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड ही रखना है अपन। अब पोटेंशियल वी जो रखना है सिंपल से प्रोटॉन रखोगे सिर्फ क्या 6.63 इंटू 10⁻34 √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? ये 1.6 इंटू 10⁻27 होगा, और इंटू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 होगा, वी होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो प्लस में होता है, वो मैग्नीट्यूड में सेम होता है इलेक्ट्रॉन के। आप वैल्यू पुट करोगे और आपने प्रोटॉन की ये निकाली वेवलेंथ 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, √v एंगस्ट्रॉम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटॉन का जो वेवलेंथ है वो देखो इलेक्ट्रॉन से कम आ, क्योंकि प्रोटॉन हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना, जितना भारी पार्टिकल होता जाएगा उतनी उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। ये तो प्रोटॉन का आ गया। अब अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है ना, वो 2e होता है। चार्ज कितना होता है? चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? वो होता है 2e प्लस 2e होता है ये। और मास कितना होता है अल्फ़ा पार्टिकल का? वो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, 4 गुना होता है ना, 4 प्रोटॉन होते हैं ना अल्फ़ा पार्टिकल में, तो इतना होता है।
बस अल्फा पार्टिकल क्या रखोगे, h/√2, देखो ये पूरा का पूरा m है, 4 इंटू ये प्रोटॉन का मास है ना, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन, किस पर, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का जस्ट डबल होता है ना प्रोटॉन का, जैसे 2 इंटू 1.6 ना चार्ज, 2 इंटू 1.6 10⁻19 V, और ये कितना आएगा, लैम्डा अल्फा आ जाएगा 0.101 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये आपने अल्फा, ये तीनों पार्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में कई बार पूछा गया रिलेशन, तो आप यहाँ से दिखा सकते हो कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर लैम्डा प्रोटॉन एंड लैम्डा अल्फा पार्टिकल, ये रिलेशन बता सकते हो, कई बार ये पूछा भी गया है। कोई डाउट होगा तो हमें डिस्कस करना बेटा जी। एक टॉपिक बचा हुआ है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसको भी मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगा। ठीक है बेटा जी, ओके, थैंक यू।